করে একটা কেটলি কিনুন আর কয়েকটা মাটির ভাঁড় নিন, সাথে কিছু বিস্কুট নিন। किसी को आमंत्रण करके निमंत्रित करके उसको बेइज्जत कर रहा है, आपको शोभा नहीं देता। So whether you say Jai Hind or whether you say Jai Shri Ram, I don't find any difference. সাহস কত বড় বিজেপির ফ্যাক্টরি বেঁধে আমাকে গালাগালি দিচ্ছে দাঁড়িয়ে। तो आज इंट्रो लाइन नहीं देंगे, प्रॉमिस है। अच्छा, तो मेरे भाइयों और उनके बहनों, शुरू करते हैं आज का मजदूरी। चीटिंग करता है तू। हाँ ठीक है, पता है, एक ही प्रॉमिस तोड़ा है जो कि नेता मंत्रियों से कम ही है। बात तो सही है। तो यार शुरू से शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं मेरा अपना स्टेट वेस्ट बंगाल से। जी हाँ गाइस, मैं हूँ एक छोटे से गांव से जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है। यहाँ पे विकास के नाम पे सिर्फ एक सीमेंट का रोड है, बाकी इस विकास के नाम पे सिर्फ कुछ लोग हैं जिनके नाम विकास है और कुछ नहीं है। और वो सीमेंट के रोड भी 6 से 7 साल पहले बना हुआ था, उसके बाद से कुछ नहीं बना हुआ है। जैसे कि ये मान लीजिए, यहाँ से पावर प्लांट दिखता है, मेरे घर से दिखता है, लेकिन पावर प्लांट होते हुए भी यहाँ पे कुछ देर छोड़ छोड़ के बिजली चली जाती है। क्या बात कर रहे हैं? ये सब कुछ जानने के लिए थोड़ा और पीछे जाते हैं, थोड़ा और पीछे आके वेस्ट बंगाल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। वेस्ट बंगाल जिसका कैपिटल है कलकत्ता। कलकत्ता एक टाइम पे भारत का कैपिटल हुआ करता था, जहाँ पे भारत का सबसे ज्यादा बिजनेस हुआ करता था कलकत्ता में। वहीं पे आज कोई बड़ा कंपनी आना नहीं चाहता। क्यों? एक टाइम का बंगाल जो भारत का इंडस्ट्रियल पावर हाउस हुआ करता था, वो आज इतनी बुरी हालत में क्यों है? बंगाल का लिटरेसी रेट है 77.08%, लेकिन इसके बाद भी बंगाल के आम लोग गरीबी के शिकार है। लेकिन मजे की बात यह है कि बंगाल हमेशा से इतने बुरी हालत में नहीं था। बंगाल एक टाइम में भारत का सबसे पावरफुल और अमीर स्टेट हुआ करता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज बंगाल के लोग बंगाल में ही नहीं रहना चाहते? टैक्से धस, इकोनॉमीতে धस, डेमोक्रेसीতে धस। बंगाल को शांति चाहिए, बंगाल को स्थिरता चाहिए, बंगाल को बम बंदूकों और हिंसा से मुक्ति चाहिए। आज बंगाल के ऊपर 5.86 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, जो कि साल 2011 में 1.97 लाख करोड़ रुपए था। अगर बात करें वेस्ट बंगाल की डेप्थ पर कैपिटा की, तो वो लगभग 60,000 रुपए है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि डेप्थ पर कैपिटा क्या होता है, तो उनके लिए बता दी, डेप्थ पर कैपिटा ये होता है कि आपके गवर्नमेंट आपके सर के ऊपर कितना कर्जा ले रखा है। लेकिन बात यह है कि इतना कर्जा उठाने के बाद भी वेस्ट बंगाल का हालत में कोई सुधार नहीं आया। साल 2011 से लेकर 2020 तक का पर कैपिटा ग्रोथ रेट है 4.2%, जो कि नेशनल ग्रोथ रेट 5.2 से बहुत कम है। इसके बाद अगर हम नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट को देखें तो साल 2011 से लेकर 2020 के बीच में बंगाल का अर्बन हाउस होल्ड इनकम की रेट है 3.7%, जो कि भारत का एवरेज 4.7 से बहुत कम है। लेकिन मजेदार बात यह है कि बंगाल हमेशा से ऐसा नहीं था। आजादी के समय भारत का 10% पॉपुलेशन बंगाल में ही रहता था और भारत का 20% इंडस्ट्रीज बंगाल में था। तो ऐसा क्या हुआ कि भारत के इतना स्ट्रॉन्ग स्टेट आज इतनी गरीबी में और कर्जे में डूब रहा है? तो यार पूरा हिस्ट्री तो नहीं सुनाऊंगा, थोड़ा सा सुनाऊंगा, वो सुन लो। 1978 में वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने ये साफ साफ अपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कह ही दिया था कि हम तो अब छोटे इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाएंगे, बड़े इंडस्ट्रीज जाए भाड़ में। तो इस वजह से जो बंगाल में ऑलरेडी बड़े इंडस्ट्रीज थे, उनको गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे वेस्ट बंगाल में, वो जा रहे थे वेस्ट बंगाल के बाहर, और नए इंडस्ट्रीज आ भी नहीं रहे थे, क्योंकि ये मंदिर तो है नहीं जो घंटा बजाने आएंगे। और यही पॉलिटिक्स के खेल खेल में 2008 आते आते, जहाँ पे वेस्ट बंगाल का प्रोडक्शन शेयर था 20%, वहां से कम होते होते हो गया 3.9%। अब बंगाल के पॉलिटिक्स में 33 साल राज करने के बाद साल 2011 में सीपीआई में होता है पावर से बाहर और आता है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस नाम की एक पार्टी, जो कि एसयूसीआई और कांग्रेस के साथ मिलकर बना होता है। और तभी से लेकर अभी तक टीएमसी चला रहा है वेस्ट बंगाल को। लेकिन बात यह है कि लोगों को लगता था कि शायद उसके बाद वेस्ट बंगाल के इकोनॉमिक हालात सुधरेंगे, लेकिन नहीं है गाइस। इसके बाद से वेस्ट बंगाल के इकोनॉमिक जो हालात है वो और भी ज्यादा बिगड़ता गया। अब आते हैं असली मुद्दे पे। जिस स्टेट का उधार इतना ज्यादा बढ़ रहा है, वहाँ पे उन्नति क्यों नहीं है? जिस स्टेट का बेकार लोगों का संख्या इतना बढ़ रहा है, वहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज क्यों नहीं है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? रुको कुछ दिखाते हैं। कुछ याद आया? टाटा को वेस्ट बंगाल से भगा दिया गया था क्योंकि किसानों को अपना जमीन वापस दिलाना था। टाटा बंगाल से गुजरात चला गया, लेकिन क्या किसानों को अपना जमीन वापस मिला? फायदा क्या हुआ? अभी भी वो जमीन वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। बस बात यह है कि वहां के लोगों का सोच बदल गया है। लेकिन टाटा बंगाल में ही होता तो अच्छा होता। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आंदोलन सिर्फ नेता लोगों ने नहीं किया था। अब कुछ सवाल करते हैं कि आज भी क्यों लोगों को घर से बहुत दूर स्टेट के बाहर जाके जॉब करना पड़ता है। अब ज्यादातर स्टेट पे जाओगे ना, वहाँ के रोड पे गलियों पे आपको लैंप पोस्ट देखने को मिलता है।
वेस्ट बंगाल में भी दिखता है, लेकिन सिर्फ बड़े शहरों में। गांव के रोड गलियां अभी भी अंधेरे में पड़ा रहता है। क्यों? ये भेदभाव क्यों होता है? क्या गांव वाले वोट नहीं देते? ये शहरों को चमकाना सरकार का काम है। अब अगर थोड़ा ध्यान देंगे ना तो पता चलेगा कि गलती लोगों का नहीं है। अब आप बताइए कि एक गरीब इंसान काम पे जाकर अपना पेट भरे या इन सब चीजों को लेकर अपना आवाज उठाए? अगर आवाज उठाएंगे तो खाने को कौन देगा? तो वो लोग ना, ये जो गवर्नमेंट से मिलने वाले राशन होते हैं उनसे बहुत खुश है। चंद्रयान ने एक खेला ना चंद्रयान, इनसे तो वो भी नहीं बोला जा रहा। हाथानी बोले खेला करबेन, एक खेला बेसी दिन चलबे ना। चंद्रयान 3 सक्सेस होने के बाद जहाँ पे हिंदुस्तान वाले खुशियां मना रहे हैं, जहाँ पे पाकिस्तान से तारीफें मिल रहा है, जहाँ पे पूरी दुनिया से बधाइयां मिल रहा है, वहीं पे कुछ ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, क्योंकि इनसे वो हजम नहीं होता। अगर इनसे उन्नति की बात करें, 0 0 अंडा नील पटे सन्नाटा। अब दिल्ली के सीएम का ये प्रवचन सुन लो। मैं हेमंत बाबू को आमंत्रण देता हूँ। आपने तो 7 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन हमने कितने शानदार स्कूल बना दिए। अब दिल्ली वाले तो इनका प्रवचन सुन के बहुत खुश है कि हाँ हमारे पास तो बहुत ज्यादा है, लेकिन दिल्ली का जो गवर्नमेंट स्कूल का नंबर है वो है 2400। वहीं पे दिल्ली का सीएम मिस्टर केजरीवाल जिस स्टेट के साथ अपना तुलना कर रहे हैं वो है असम। असम का जो गवर्नमेंट स्कूल का नंबर है वो है 48,000। मतलब वो सिर्फ सुनने में बड़ा नहीं लग रहा, वो नंबर है भी बहुत बड़ा। अब दिल्ली के लोगों को ये कहाँ पता है? दिल्ली के लोग सोच रहे हैं कि हमारे सरकार जो बोल रहे हैं वही सही है। यही होता है कि हम लोग जो सुनते हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं, जो कि सच नहीं होता हमेशा। एक बहुत पुराना कहावत सुनाते हैं कि जो गलत है वो गलत है, झूठ बोल के कायर बनने से अच्छा है कि सच बोल के गलत बन जाओ। और हमारे संविधान में सच सुनने का, सच बोलने का हक सबको है। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर इनका इतिहास जानने लगे ना तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले। अगर इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए हो तो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सवाल ये है कि जो चीज जैसी है उसे वैसे ही पेश क्यों ना किया? मैं उस सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो पहले से नंगी है? उसे कपड़े पहनाना मेरा काम नहीं है।